Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to see stomach and intestine। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस कवर किया था। आज हम स्टमक और इंटेस्टाइन को कवर करेंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से शुरू करते हैं। स्टमक, चलिए, तो स्टमक में मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। अब कुछ बुक्स के अंदर मैंने देखा है कि 4 पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे एक और पार्ट ऐड कर दिया है बॉडी। ठीक है, सो आप उसको 3 पार्ट कीजिए या 4 पार्ट कीजिए, दैट इज़ अप टू यू। आपको जैसे गाइड किया जा रहा है स्कूल से या आप जो रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, बट मैं जनरली 3 पार्ट करती हूँ क्योंकि मैंने मैक्सिमम बुक्स के अंदर 3 पार्ट्स में ही डिवीज़न देखा है। अब ये जो कार्डियक है उसको कार्डियक पार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके हार्ट के पास प्रेजेंट है, इसलिए उसे हम बोलते हैं कार्डियक। फंडस, पाइलोरिक। अब मैं आपको एक छोटा सा अपने डायग्राम जैसा बना लेते हैं स्टमक का। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा बना है। चलिए, तो ये हो गया आपका कार्डियक, फंडस, इसको कुछ लोग बॉडी बोल देते हैं, और ये हो गया आपका पाइलोरिक। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि स्टमक जो है इज़ अ जे शेप्ड बैग लाइक ऑर्गन। क्या है आपका स्टमक? जे शेप्ड बैग लाइक ऑर्गन। ठीक है, और स्टमक के अंदर क्या होता है, ईसोफेगस से जो भी खाना आया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो एंटर करता है स्टमक में। कहाँ से एंटर करेगा? कार्डियक से। फूड एंटर्स थ्रू कार्डियक रीजन। अब यहाँ पे एक स्पिंटर मसल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? एक स्पिंटर मसल। ये कार्डियक स्पिंटर हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर क्या करता है, एक बार खाना स्टमक में आ गया फिर ये स्पिंटर क्लोज हो जाता है और वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फूड, यानी कि खाना दोबारा से ईसोफेगस में ना चला जाए, इस चीज़ का ध्यान रखता है कार्डियक स्पिंटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है मेनली प्रोटीन्स का। किसका डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर? प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होगा। वंस योर फूड हैज़ एंटर्ड इनटू स्टमक, तो आपके स्टमक के अंदर HCl रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? HCl। HCl क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में क्या रिलीज़ होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये HCl क्या करेगा? आपके स्टमक में एक इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। तो वो HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाती है पेप्सिन में। इनएक्टिव एंजाइम थे आपके स्टमक में पेप्सिनोजन, जो HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गई? पेप्सिन में कन्वर्ट हो गई। अब आपके स्टमक का pH, क्योंकि HCl रिलीज़ हुआ है, तो 1 to 3 के बीच में रहता है आपका pH, विच इज़ हाईली एसिडिक। माउथ का pH मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, ऑलमोस्ट न्यूट्रल 6.9, 6.7 से 6.9 के बीच में रहता है। स्टमक का हाईली एसिडिक है। ठीक है, अब हाईली एसिडिक pH का रीज़न है, पहला रीज़न है कि वो सारे जर्म्स को मार देता है, हाईली एसिडिक pH। दूसरा रीज़न है कि इतना pH ज़रूरी है एक्टिवेट करने के लिए पेप्सिन को, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है इतना pH। अब मैं आपको बताती हूँ पेप्सिन क्या करता है। तो पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है जो आपके फूड में से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करके ये ब्रेक कर देता है पेप्टाइड्स में। किस में ब्रेक कर देता है ये? पेप्टाइड्स, या आप बोल सकते हो डाई पेप्टाइड्स। ठीक है,
तो स्टमक के अंदर किस चीज़ का डाइजेशन हुआ? सिर्फ प्रोटीन का, ठीक है। उसको पेप्टाइड्स या डाईपेप्टाइड्स में इसको ब्रेक कर दिया है। इज दिस क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है स्टमक में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टमक का पीएच इतना ज़्यादा एसिडिक है, 1 से लेके 3 तक का पीएच है, यानी कि बहुत हाईली एसिडिक पीएच है। तो इस पीएच की वजह से आपकी स्टमक की लाइनिंग ख़राब हो सकती है। आप सोचिए, अगर इतना ज़्यादा एसिड आपकी अगर स्किन पे या कहीं पे भी गिरता है तो आपकी स्किन पूरी डैमेज हो जाती है। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड माना जाता है। अब अगर ये आपकी स्किन पे, बॉडी पे गिरता है तो पूरा डैमेज हो जाता है। तो ये तो स्टमक है। इवन दो स्टमक में ये pH 1 to 3 है, बट एसिड डाइल्यूटेड रहता है क्योंकि स्टमक में पानी बहुत सारा है, बट फिर भी वो आपकी स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। तो आपकी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक में प्रेजेंट होती है म्यूकस लाइनिंग, ठीक है। दोबारा से बना देते हैं। ये आपका स्टमक है, तो इसके पूरे सराउंड करती है म्यूकस की लाइनिंग होती है ऐसे। ये पूरी ऐसे, ये म्यूकस की लाइनिंग है। तो ये क्या करेगी? डू नॉट डैमेज इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक बाय HCl होता है ना, तो HCl आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। तो आपके स्टमक की इनर लाइनिंग डैमेज ना हो, इस चीज़ के लिए म्यूकस की लाइनिंग, म्यूकस का पूरा लेयर और प्रोटेक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, ठीक है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? मदर्स मिल्क पे डिपेंड करते हैं। तो उनके अंदर एंजाइम पेप्सिन नहीं होती, बल्कि एक दूसरी एंजाइम होती है रेनिन। अब ये बहुत ध्यान से देखिएगा, हाँ, एक और रेनिन होता है जो किडनी में होता है, तो स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। जैसे लिखा है मैंने वैसे ही स्पेलिंग लिखनी है। तो अब इनके अंदर रेनिन एंजाइम है। अब जैसे ही HCl आएगा तो रेनिन एक्टिवेट होगी, और रेनिन का काम होता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। क्या काम होता है रेनिन का? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अच्छा, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि जब वो भर पेट खाना खाकर सो जाते हैं तो नींद में कुछ टाइम बाद ना वो कुछ ऐसा कर्ड सा सब्सटेंस मुंह में से बाहर निकालते हैं। वो उनका आधा डाइजेस्टेड मिल्क है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो स्टमक में होता है रेनिन की वजह से, ठीक है। तो इन्फेंट्स के अंदर होती है रेनिन, उनमें पेप्सिन नहीं होती। फिर जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी रेनिन से क्या बन जाती है? पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन आ जाती है और रेनिन नहीं रहती। अब हमारे पास रेनिन नहीं है, हमारे पास क्या है? पेप्सिन है, ठीक है। अब आपने सुना होगा कुछ लोग कंप्लेन करते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा तीखा, स्पाइसी, ऑयली फूड खाते हो तो आपकी ये जो म्यूकस की लाइनिंग है ना, ये डैमेज हो जाती है। अब ये लाइनिंग डैमेज होने की वजह से आपका एसिड डायरेक्टली स्टमक के कांटेक्ट, स्टमक की लाइनिंग के कांटेक्ट में आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? आपको स्टमक में बर्निंग सेंसेशंस होता है, आपको डकार आती है, गैस की एफिरवेंसेस निकलती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इनो पीते हैं। इनो क्या है? बेसिक चीज़ है जो आपकी स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड बन गया है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है। या हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेसिक होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी? आपके स्टमक में कुछ टाइम के लिए एसिड कम करेगी और धीरे धीरे आपकी ये लाइनिंग रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। इज़ दिस क्लियर? अब आपके स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है। अब आपके स्टमक में से फूड कहाँ पे जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में जब आपका फूड जाएगा तो कहाँ से बाहर निकलेगा? स्टमक के पाइलोरिक रीजन से बाहर निकलेगा। So the food will exit from pyloric region of stomach
और ये एंटर करेगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का कौन सा रीजन है? डिओडेनम। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंटर करेगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ से एग्जिट कर रहा है, तो वहाँ पे भी एक स्पिंटर होता है, उसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। अब पाइलोरिक स्पिंटर क्या करता है? प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू स्टमक। इंटेस्टाइन से दोबारा फूड स्टमक में ना आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखता है पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर क्लोज हो जाता है जब आपका फूड स्टमक से सारा निकल जाता है इंटेस्टाइन में, तब पाइलोरिक स्पिंटर बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंटेस्टाइन। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर स्मॉल इंटेस्टाइन। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, डिओडेनम, जेजिनम और इलियम। इसका बस नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्ट है आपके इंटेस्टाइन का, पर ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है। ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट जगह में एकदम कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। उसका रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा कॉइल्ड होगा उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना अच्छे से डाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया, आपके स्टमक के पाइलोरिक रीजन से फूड निकल कर एंटर करता है डिओडेनम में। अब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क में, एमसीक्यू में। व्हाट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन? सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, और यू कैन से दैट this is the site of absorption of nutrients। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके डाइजेशन में। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा, माउथ में थोड़ा बहुत शुगर का डाइजेशन हुआ, स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। ठीक है, अभी हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स और कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एक्चुअली अलग अलग ग्लैंड्स के जूसेस आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपका खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो आपका खाना कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच था। तो अब क्या होगा? लिवर, ध्यान रखिएगा, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लिवर में से आएंगे बाइल जूसेस। क्या आएंगे लिवर में से? बाइल जूसेस। हमेशा याद रखना, बाइल जूस है, इट डू नॉट हैव एनी एंजाइम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं है, बाइल बस जूस है। ठीक है, तो अब लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो बाइल जूस देगा। बाइल जूस करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब यहाँ पे फैट डाइजेशन फर्स्ट टाइम शुरू हुआ है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये वर्ड हमारा कीवर्ड है। जब भी आप आंसर लिखते हो, बाइल के बारे में लिखते हो, तो आपको इमल्सिफिकेशन लिखना ही है। अब इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जो ऐसे बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स है, उसको क्या करता है? बाइल तोड़ के ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देता है, जिससे कि उसका डाइजेशन आसान हो जाए। तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किया। और इसके अलावा बाइल जूस जो है ये अल्कलाइन नेचर का है, तो ये थोड़ा बहुत पीएच बैलेंस कर देगा। आपका जो भी फूड एसिडिक था, अब ये अल्कलाइन है जूस, तो बाइल जूस, तो इसकी वजह से आपका पीएच क्या होगा? थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, जिससे कि इंटेस्टिनल एंजाइम काम कर सके। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा सबसे पहले लिवर के बारे में, लिवर के जूसेस आ रहे हैं। ठीक है, लिवर के जूसेस ने क्या किया? फैट का इमल्सिफिकेशन किया, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे में ब्रेक डाउन किया। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट आएंगे जूसेस फ्रॉम पेनक्रियाज। ठीक है, अब पेनक्रियाज जो है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और थोड़ा येलोइश ग्रीन कलर का ग्लैंड होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो आपके स्टमक के बाजू में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन के ऊपर। ठीक है, आपको थोड़ा सा हल्का ग्रीनिश येलो कलर का ऐसा स्ट्रक्चर पेनक्रियाज का दिखेगा। पेनक्रियाज में से आते हैं पेनक्रियाटिक जूस। क्या आता है पेनक्रियाज में से?
पेनक्रियाटिक जूस आते हैं, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस तीनों पे काम करेंगे, प्रोटीन, फैट एंड स्टार्च, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, और जो थोड़े प्रोटीन्स थे, तो पेनक्रियाटिक जूस था हमारा ट्रिप्सिन, मतलब एंजाइम है, पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम है ट्रिप्सिन, उसने प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया पेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड्स। जैसे स्टमक में पेप्सिन ने किया था, वैसे ही यहाँ पे भी उसने भी पेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में इसको कन्वर्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फैट्स का क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो फैट का डाइजेशन करती है और इसको कन्वर्ट कर देती है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ये सिंपल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, ये फैट्स का सिंपल फॉर्म है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। थर्ड है आपका स्टार्च यानी कि शुगर, ठीक है। तो इसके लिए कौन आएगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगी, ये आपकी जो फैट्स स्टार्च है इसको सिंपल माल्टोस प्लस डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट करेगी। ये इक्वेशंस याद रखनी है, जब भी आप एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो प्रोटीन, फैट्स और स्टार्च का हमने देखा। इसको ना काइमोट्रिप्सिन भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ये तीन हमने देखा, प्रोटीन, फैट्स एंड स्टार्च, ओके। चलो, तो ये पेनक्रियाटिक जूस का काम हो गया। अब इंटेस्टाइन की भी खुद की एंजाइम्स है, जिसको हम बोलेंगे इंटेस्टिनल एंजाइम्स, ठीक है। तो देखो इंटेस्टाइन में कौन कौन हेल्प कर रहा है डाइजेशन में। पहले तो हमने देखा लिवर, फिर हमने देखा पेनक्रियाज, और अब इंटेस्टाइन की खुद की एंजाइम्स। तो अब इंटेस्टाइन की खुद की एंजाइम्स देखो, अब तो सारा प्रोटीन पेप्टाइड डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो एंजाइम का नाम है पेप्टिडेज। पेप्टिडेज क्या करेगी, तो ये जो डाईपेप्टाइड है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंटेस्टिनल का, जो आपके डाईपेप्टाइड है या पेप्टाइड है, तो यहाँ पे जो पेप्टिडेज नाम की एंजाइम है, ये इसको कन्वर्ट कर लेगी अमीनो एसिड में, ठीक है। आपका फूड तब तक ब्रेक डाउन होता है जब तक वो एकदम सिंपलर फॉर्म में नहीं आ जाता। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ओके। सो डाईपेप्टाइड पेप्टिडेज ने कन्वर्ट कर दिया डाईपेप्टाइड को। अब आपके पास जो माल्टोस था, तो यहाँ पे एंजाइम है माल्टेज, और वो इसको सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। आपके पास जो भी शुगर है, स्टार्च है, तो यहाँ पे एंजाइम आएगी इंटेस्टिनल अमाइलेज, आई फॉर इंटेस्टिनल, और ये इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, ग्लूकोज में। अब आपके पास जो फैट्स है, तो उसके लिए एंजाइम आएगी इंटेस्टिनल लाइपेज, यहाँ पे आई का मतलब है इंटेस्टिनल, और ये किस में कन्वर्ट कर देगी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, अमीनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स। तो अब आपका जितना भी खाना है सारा उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब इसके बाद आप इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब जब ये एकदम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, तो अब क्या करने की ज़रूरत है, इसके तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल गए, अब उसे एब्जॉर्ब और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। तो अभी देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे उसे एब्जॉर्ब करता है, ओके। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फ्लो चार्ट बना लो, लिख लो फटाफट से, जो भी करना है, ठीक है। पॉज, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार दोबारा से तीनों के सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देती हूँ, जिससे कि इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न। प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अमीनो एसिड, फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, ये सारे चीज़ के क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ आई एम टेलिंग यू, ये पूछते ही है, ठीक है। तो ये विलाई स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये देखो ऐसे फोल्डिंग 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 है, तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा। सरफेस एरिया बढ़ाएगा किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाए। अब ये जो विलाई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से, इसके सराउंडिंग में होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स। तो जैसे ही विलाई ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, वो ये सारा दे देता है इन ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स क्या करेगी, हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या करेगी, हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ओके। चलो अभी आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, विलाई का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब विलाई के अंदर क्या होता है वो देखो एक बार। अब जैसे मैंने बताया कि विलाई के आजू बाजू ब्लड वेसल्स रहती है, तो दो वेसल्स रहती है, एक रहती है ब्लड वेसल्स और एक होती है लिम्फ वेसल्स, ठीक है। आपने शायद लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में, अगर नहीं पढ़ा है तो हम जब ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर करेंगे उसमें दोबारा से मैं लिम्फ समझाने वाली हूँ, ठीक है। लार्जेस्ट लिम्फ वेसल है लैक्टियल। क्या है, लैक्टियल इज़ द लार्जेस्ट लिम्फ वेसल। अब लैक्टियल क्या करती है, पहले तो ब्लड वेसल्स का देख लो। ब्लड वेसल्स आपकी कैरी करेगी ग्लूकोज और अमीनो एसिड को पूरी बॉडी में। विलाई के साथ जो भी ब्लड वेसल्स जुड़ी है वो ग्लूकोज और अमीनो एसिड को पूरी बॉडी के अंदर कैरी करके ट्रांसपोर्ट कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, फैट्स का नहीं हुआ। फैट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब इसका ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स अभी भी बड़े हैं, वो ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास लिम्फ वेसल है, लैक्टियल्स। लैक्टियल्स कैरी करती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। कौन कैरी करता है, लैक्टियल्स। लैक्टियल्स क्या है, लैक्टियल्स है लिम्फ वेसल्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों लैक्टियल्स कैरी करती है, तो आपको बताना है कि ब्लड वेसल के अंदर ये अभी भी थोड़ी इनकी साइज़ बड़ी है, तो ये ब्लड वेसल में एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कंप्लीट डाइजेशन हो गया, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया, विलाई की मदद से एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ओके। चलिए, अब जो भी फूड अनडाइजेस्टेड है, जो फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो फूड आपका अब जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, सीकम, कोलॉन और रेक्टम, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में दे देता है, ब्लड वेसल्स को। अब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, अगर आपका जो फूड है, जो इतना सारा वाटर स्टमक इंटेस्टाइन में मिक्स हुआ था, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसमें से वाटर चला गया, तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही काम हो रहा है, आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब ये सॉलिड वेस्ट बन जाएगा। अब वेस्ट क्या करना है, अपने को रिमूव करना है, लार्ज इंटेस्टाइन में से निकालना है, ठीक है। जब भी हाँ ऐसा बोलते हैं ना कि आपको आपके फूड में रफेज ज़्यादा खाना होता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से आपको वाइटामिन मिलेंगे, वैसे फाइबर्स वाले फूड भी ज़रूरी होते हैं आपका वेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। सॉफ वॉफ जो होती है ये आपका वेस्ट बनाती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सॉलिड वेस्ट बन गया।
अब ये सॉलिड वेस्ट कहाँ पे जाएगा? रेक्टम में। रेक्टम के थ्रू ये वेस्ट कहाँ पे जाएगा? एनस में। ठीक है, अब एनस क्या एक मस्कुलर स्पिंटर है जिसे हम बोलते हैं एनल स्पिंटर, और एनल स्पिंटर के थ्रू दिस वेस्ट विल बी थ्रोन आउट ऑफ योर बॉडी। थ्रोन आउट ऑफ योर बॉडी किसके थ्रू? एनल स्पिंटर के थ्रू, यानी कि एनस के थ्रू। ठीक है, ये समझ में आया? अब ये जो वेस्ट बाहर फेंकने की प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो अगर हम शुरू से देखें तो पहले हमने माउथ में देखा इंजेशन, स्टमक इंटेस्टाइन में देखा डाइजेशन, विलाई के थ्रू हुआ एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, उसने ब्लड वेसल को दे दिया, और फिर लास्ट हमारा हो गया इजेशन। तो कंप्लीट 5 स्टेप्स हो गए हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के। ठीक है, अब ये जो सीकम है इसका आउटग्रोथ होता है, आउटग्रोथ यानी एक्स्ट्रा वहाँ से एक ग्रोथ निकलता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को पूरा बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये आपकी बॉडी में लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है आपके अंदर। कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है इसका कोई काम नहीं है बॉडी में, फिर भी प्रेजेंट है इवोल्यूशन की वजह से। ये पहले हुआ करता था दूसरे मैमल्स के अंदर, और उनके अंदर ये हेल्प करता था सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि हर्बीवोर थे। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारा डाइजेशन इजी हो गया, हम खाना पका के खाने लगे, सिंपलर फूड खाने लगे। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी में। अब कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इसका ग्रोथ होने लगता है और इसकी साइज़ बढ़ने लगती है, और इसकी वजह से क्या होता है ये आपके जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको टच करने लगता है। आप तो दूसरे ऑर्गन्स में पेन होने लगता है, तब क्या करते हैं? अपेंडिक्स सर्जरी करके इस ऑर्गन को काट लिया जाता है। इसको कट करने से, बॉडी से रिमूव करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो ये हमने पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, एनस कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नाउ वी विल सी डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के अंदर कैसे होता है डाइजेशन। ओके, रूमिनेंट्स यानी आपके काउ, बफेलो, ये सारे एनिमल्स जो कर्ड च्यूइंग होते हैं। कर्ड च्यूइंग नाम इनको इसलिए दिया गया है कि जब इनको खाना मिलता है तो एक बार में ये लोग खाते फटाफट स्वेलो कर देते हैं, फिर जब ये लोग फ्री होते हैं, इनको दोबारा टाइम मिलता है तो दोबारा से अपना खाना ऊपर लाकर उसको दोबारा से अच्छे से च्यू करते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कर्ड च्यूइंग या रूमिनेंट्स। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? पहले तो इनका भी न्यूट्रिशन हमारे जैसे ही है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन है इनका? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ डिफरेंस इज इनके स्टमक के अंदर 5 चैम्बर्स है। क्या है इनके स्टमक में? 5 चैम्बर्स है। रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम and abomasum. Okay, sorry, 4 chambers. So their stomach have 4 chambers ruminants के अंदर, rumen, reticulum, omasum, abomasum. अब rumen is the largest chamber of their stomach, इसी वजह से इनको नाम भी मिला है ruminants। ठीक है, अब क्या होता है जब ये लोग इनिशियली पहली बार खाते हैं तो इनका सारा फूड स्टोर हो जाता है रूमेन में, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। फिर व्हेन दे आर फ्री वो फूड वापस ऊपर आता है। कैसे ऊपर आता है? थ्रू एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और यू कैन कॉल इट रिवर्स पेरिस्टाल्टिक। हमने ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक देखा था ना कि कैसे नीचे जाता है फूड, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक में ऊपर आता है। हमारे में नेचुरली रिवर्स पेरिस्टाल्टिक हम नहीं कर सकते, बट जब आप ओवर ईटिंग करते हो, आपको फूड पॉइजनिंग है, तब आपकी बॉडी में रिवर्स पेरिस्टाल्टिक होता है एंड यू गेट वॉमिटिंग। ओके, जो आपको वॉमिटिंग हो रही है, एंटी पेरिस्टाल्टिक और रिवर्स पेरिस्टाल्टिक। बट इनके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट ये प्रोसेस होती है, उनका खाना वापस ऊपर आता है, वो लोग चबाते हैं, तो अब उनका खाना वो आधा डाइजेस्टेड है तो उसे हम बोलते हैं कर्ड।
क्योंकि वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, तो इसलिए इनको बोला जाता है कर्ड च्यूइंग एनिमल। फिर पूरा अच्छे से वापस चबा के फिर उनका खाना जाएगा, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम, ठीक है। इसमें से यही इनके ट्रू स्टमक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी किसी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, तो ये इनके ट्रू स्टमक है। अब दिस इज देयर लार्जेस्ट पार्ट अगेन, ठीक है। यहाँ पे इनका बाकी का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, सो ये हो गया आपका डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।